हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 8 पादप में जनन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके हमने कुछ टॉपिक पार्ट 1 में कर लिए हैं और अब हम जो हमारे आगे के टॉपिक थे उनको देखेंगे। तो अब तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए। और आपको क्लास 6 एनसीईआरटी ऑल चैप्टर मैंने कवर किए हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इन चैप्टर्स के पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसे ज्वाइन करके इन पीडीएफ से आप अपने जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक क्या है देख लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। तो पहले जो हमारा टॉपिक था वो था अलैंगिक जनन, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लैंगिक जनन रहेगा। और इसके साथ ही कुछ इसमें सब टॉपिक हैं, जैसे कि परागकण और निषेचन कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे कि लैंगिक जनन कैसे होता है पादपों में। चलिए डिस्कस करते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है, पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प क्या होता है, पौधों के जनन अंग होते हैं। इसमें पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। तो इसमें पुंकेसर जो होता है उसको हम नर जनन अंग बोलते हैं, और जो स्त्री केसर होता है उसको हम मादा जनन अंग बोलते हैं। तो पुष्प क्या होते हैं, पादप के पौधे के जनन अंग होते हैं। आगे देखते हैं कि जो ऐसे पुष्प जो केवल एक पुंकेसर अथवा स्त्री केसर उपस्थित होता है, ऐसे पुष्प जिन पे केवल पुंकेसर या फिर जिनमें स्त्री केसर उपस्थित होता है उनको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उनको द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। मतलब जिनमें केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है उनको हम और जिनमें केवल पुंकेसर उपस्थित होता है उनको हम एकलिंगी बोलते हैं, और जिनमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं। तो मक्का और कौन कौन से पुष्प एकलिंगी और द्विलिंगी होंगे, मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरे के पौधे में एकलिंगी पुष्प होते हैं। जो मक्का है, पपीता है, ककड़ी है, खीरे के, इनमें जो पौधों में जो पुष्प होते हैं वो एकलिंगी होते हैं। और जो सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे होते हैं इनके जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों ही एक ही पेड़ पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो एकलिंगी पुष्प है वो एक ही पौधे पर दो अलग अलग पुष्पों में हो, एक में पुंकेसर हो और एक में स्त्री केसर हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग पादपों में भी पाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं। तो पराग कोश क्या होता है, पराग कोश में पराग कण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो पराग कोश में पराग कण होते हैं जो कि नर युग्मकों को बनाते हैं। और स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। तो पराग कण पराग कोश में क्या होता है, पराग कण होते हैं और वो क्या करते हैं, नर युग्मकों को बनाते हैं। तो स्त्री केसर में क्या होता है, पुंकेसर को जो भाग होते हैं, पराग कोश में पराग कण होते हैं नर युग्मकों को बनाते हैं। और स्त्री केसर के कौन कौन से भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में एक या अधिक क्या होता है, बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण कहाँ होता है, बीजांड में होता है। तो बीजांड में क्या होता है, मादा युग्मकों का या अंड का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है, युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण। अब परागकण क्या होता है, और इसमें ही हमने देखा है अभी कि परागकण में ही नर युग्मक बनते हैं। तो ये कैसे होता है देखते हैं।
सामान्यतः क्या होता है, परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। तो परागकणों में एक ऐसा सुरक्षा का आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है परागकणों को, क्योंकि परागकण बहुत हल्के होते हैं। ये वायु अथवा जल के द्वारा बहाकर भी ले जाए जा सकते हैं, इतने हल्के होते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले जो कीड़े होते हैं उनके शरीर पर परागकण क्या होता है, चिपक जाते हैं, और जब कीट उसी प्रकार के किसी दूसरे पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण क्या होता है, परागकण गिर जाते हैं। तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर किस पर गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर कुछ परागकण गिर जाते हैं, और इससे क्या होता है कि परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागण क्या होता है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो इसको स्वपरागण कहते हैं। और जब ये परागकण किसी दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, किसी अन्य पुष्प पर, तो इसे कहते हैं परपरागण। तो किसी अन्य पुष्प के कहाँ गिरते हैं, वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको तो ध्यान रखना है। आगे देखते हैं इसका कैसे डायग्राम था। तो ये इसको बोलते हैं परागकोश। ये वाला जो पुष्प का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं परागकोश, और इसको बोलते हैं पुतंतु। इसको क्या बोलते हैं, पुतंतु। और ये पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। मतलब जो पुरुष वाला भाग, नर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर, और जो स्त्री वाला भाग होता है उसको बोलते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर में सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, उसके बाद होता है वर्तिका, और इस साइड में आपको यहाँ बीच में दिखेगा बीजांड, और उसके बाद अंडाशय। तो इस तरीके से ये पूरा क्या बनता है, स्त्री केसर। तो यही है पौधे के जनन अंग। तो ये पुष्प का भाग होता है। तो इस तरीके से स्वपरागण में क्या होता है कि परागकण वर्तिकाग्र पर यहाँ से ऐसे गिर जाता है, जब अपने ही पुष्प पे गिरता है तो स्वपरागण, और जब यहाँ से उठ के दूसरे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो इसको बोलते हैं परपरागण। अब हमारा अगला टॉपिक उसको देखते हैं, निषेचन। निषेचन क्या होता है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से, मतलब संयोग से जो बनता है कोशिका के द्वारा, जो कोशिका बनती है उसको हम युग्मनज बोलते हैं। नर और मादा युग्मकों के संयोग युग्मन से जो संयोग होता है उससे जो बनता है उसको युग्मनज बोलते हैं। युग्मन के संयोजन से के द्वारा बनी जो कोशिका है उसको हम युग्मनज बोलते हैं। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जो नर और मादा के युग्मन की प्रक्रिया है उसको हम निषेचन बोलते हैं। तो युग्मनज कहाँ विकसित होता है, भ्रूण में विकसित होता है। याद रखना है, युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। तो ये अंड कोशिका है, ये क्या है, अंड कोशिका है, और यहाँ पर होता है अंकुरित होता परागकण। इस तरीके से धीरे धीरे अंकुरित होता है, और यहाँ पर ये जो है नली, इसको बोलते हैं पराग नलिका। तो इसी के द्वारा परागकण अंदर जाता है और यहाँ पर होता है युग्मनज का निर्माण। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा जो लैंगिक जनन का जो पार्ट था, इस तरीके से पूरा हमने देखा कि किस तरीके से पुंकेसर, स्त्री केसर और परागकण इधर से उधर जाते हैं, और किन पुष्पों में ये उदाहरण याद रखने हैं कि मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरे के पौधों में एक लिंगी होता है, और सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में द्विलिंगी होता है। तो ये इस तरीके से हमने इस पूरे पार्ट को, अपने जो टॉपिक को, इस पूरे टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया है। तो एग्ज़ाम में ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे आते हैं, तो आपको परपरागण, स्वपरागण, युग्मनज, युग्मक, ये सब कैसे बनता है समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आगे के टॉपिक हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।